नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम कक्षा जो 12वीं है का 4th चैप्टर विचारक विश्वास और इमारतें हम पढ़ रहे थे। अब तक इस चैप्टर में हमने टोटल जो है 11 पार्ट हमने जो है कंप्लीट कर दिया है। ये जो है हमारा 12वां पार्ट है। और जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि जो विचारक विश्वास और इमारतें नाम का जो चैप्टर है, इसमें मुख्य रूप से 4 वंशों के बारे में हमें पढ़ा था। मौर्य वंश, मौर्योत्तर वंश, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, जिसमें से हमने 2 कालों को मौर्य काल, मौर्योत्तर काल को समाप्त कर दिया था। हमारा जो है गुप्त काल चल रहा था, जिसमें हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ लिया था और समुद्रगुप्त के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब चलिए आगे जो है इस टॉपिक में हम चीज़ों को देखते हैं कि अभी जो टॉपिक बचा है उन सब के बारे में देख लेते हैं। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोग का एक लाइव कमेंट पढ़ना चाहता हूं। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका हमारे इस सेशन पे, हमारे इस क्लास में उनका हार्दिक स्वागत है। चलिए मैं आप लोग का पहले एक लाइव कमेंट पढ़ लूँ। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करें, ठीक है। चलिए, किसी का कोई डाउट नहीं है, चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल की जो चीज़ें हमने पढ़े थे उस चीज़ों को देखते हुए हम आगे जो है क्रमशः हम बढ़ेंगे और देर नहीं करेंगे। देखिए, जैसा कि कल के जो वीडियो लेक्चर में हमने कुमार गुप्त के बारे में हमने पढ़ लिया था, हमने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ लिया था, हमने जो है समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था, हमने जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ा था। इसके साथ हमने कुमार गुप्त के बारे में पढ़ लिया था। अब स्कंदगुप्त के बारे में जो है कुछ जानकारी जो है हम पढ़ लेते हैं कि आखिर स्कंदगुप्त कौन था। देखिए, स्कंदगुप्त जो था गुप्त काल का एक शासक था। स्कंदगुप्त के बारे में लिख दूं, स्कंदगुप्त जो स्कंदगुप्त है, इसका जो शासन काल है ये हमें 455 ईस्वी से 467 इसी तक शासन इसका रहा। यानी जो स्कंदगुप्त है इसका जो शासन काल है 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक जो है इसका शासनकाल माना जाता है सामान्यतः। अब इसने क्या किया, इसने जो है ना हुड़ों के आक्रमण को रोका। यानी हुड़ जो थे मध्य एशिया के रहने वाले एक जनजाति थे, एक व्यक्ति थे जिन्होंने हुड़ों के आक्रमण को रोका। हुड़ों के आक्रमण को इन्होंने रोका, आक्रमण को रोका। यानी आप इस बात को एमसीक्यू के रूप में याद कर लीजिए कि जो स्कंदगुप्त थे इन्होंने क्या किया था, हुणों के आक्रमण को इन्होंने रोका था। और एक बात इसके बारे में जान लीजिए, को विफल किया। जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील का उल्लेख और मौर्य का उल्लेख। यानी जूनागढ़ अभिलेख, यानी जूनागढ़ अभिलेख में और सुदर्शन झील से स्कंदगुप्त और मौर्यों की जानकारी मिलती है, और मौर्यों की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो कल मिला दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्कंदगुप्त था, ये स्कंदगुप्त जो थे इनका जो शासन काल है 555 ईसा से लेकर 767 ईसा तक का इनका शासन काल माना जाता है। और इन्होंने हुड़ों के आक्रमण को रोका। एमसीक्यू के लिए जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करें। फिर जूनागढ़ अभिलेख और सुदर्शन झील से हमें क्या, स्कंदगुप्त की जानकारी, साथ में मौर्यों की जानकारी हमें मिलती है। इसका आप जो है ध्यान दीजिएगा। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही। अब इसी के साथ अंतिम शासक विष्णुगुप्त के बारे में जान लीजिए। इसके साथ जो हमारा अंतिम शासक जो विष्णुगुप्त रहे हैं इनके बारे में एक संक्षिप्त एक जानकारी आप जान लीजिए। अब सवाल होता है विष्णुगुप्त कौन थे। गुप्त प्रशासन, ठीक है। इसके बाद अंतिम शासक जो थे वो कौन थे, विष्णुगुप्त। मैं इसको इरेज कर दूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तब ले सकते हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसको आप नोट कर सकते हैं। और मैं आप लोग को बता दें, डेली शाम
7 बजे कक्षा 12वीं का जो लाइव क्लास चलता है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस वक्त मैं लाइव हूँ। यदि किसी भी प्रकार का आपका कोई डाउट है तो आप डाउट अब हमें करके बताइए। डाउट जो है आप हमें बताइए, अब मैं पूरा प्रयास करूँगा आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए। इसके साथ ही साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये इस ओंकार मौर्य क्लासेस का जो चैनल है, इस चैनल में आप लोगों को डेली कक्षा 12वीं का आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, समग्र विषयों का अध्ययन निःशुल्क इस चैनल पे आपको क्या तैयारी कराई जाती है। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ बने रहें। तो विष्णुगुप्त का जो शासन काल रहा है, ये विष्णु को मैं लिख दूं विष्णुगुप्त विष्णुगुप्त गुप्त काल का विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक। एक पॉइंट आप ये नोट कीजिएगा कि जो विष्णुगुप्त था, ये गुप्त वंश का अंतिम विष्णुगुप्त जो था, ये गुप्त वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद अगर आप अन्य चीजों को देखें, उत्तर भारत के एक बड़े भूभाग पर प्रत्यक्ष शासन तथा दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रों में दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में ऐसे शासक जो गुप्तों की अधीनता को स्वीकारते थे। यानी जो विष्णुगुप्त था, इनका जो विष्णुगुप्त है उत्तर भारत के एक बड़े भूभाग पर, यानी जो हमारा उत्तर भारत है, उत्तर भारत के ये जो भाग था, इस भाग पे बड़े भाग पर क्या है, इनका एक अच्छा खासा इनका नियंत्रण था। इसके साथ साथ जो दक्षिण भारत के जो अन्य क्षेत्र थे, जो अन्य इलाके थे, वहाँ के बहुत से ऐसे शासक थे जो क्या इनकी शासक जो थे अधीनता स्वीकारी अधीनता स्वीकारी अधीनता क्या स्वीकारी, यानी बहुत से ऐसे शासक थे जो अधीनता इनकी किसका स्वीकारी, यानी विष्णुगुप्त की इन्होंने स्वीकारी। और जो गुप्तों थे, इन गुप्तों ने काफी लंबे वर्ष तक, काफी लंबे समय तक इन्होंने क्या एक भारत पर अच्छा खासा, भारत के भौगोलिक क्षेत्र पर इन्होंने क्या किया, शासन किया। समय समय पर नजराना देते थे और आवश्यकता पड़ने पर सेना देते थे। और जिन दक्षिण भारत के जिन शासकों ने इनकी अधीनता स्वीकारी, यह यह गुप्तों को समय समय पर नजराना और जरूरत पड़ने पर सैन्य मदद भी देते थे। यानी आप ये पॉइंट को जो नोट कर लीजिएगा कि दक्षिण के शासकों जो अधीनता स्वीकारी, यह गुप्तों को समय समय पर नजराना और जरूरत पड़ने पर सैन्य मदद भी देते थे। इसका जो है आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि मेरी जो हैंडराइटिंग है वो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। यदि चीज़ें ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। अब आगे देखिए, राजा सर्वे सर्वा का आश्रम वर्ण व्यवस्था संरक्षण पर बड़ी बड़ी उपाधि धारण की। यानी मानते थे कि राजा ही सब कुछ है, राजा के सिवा कोई कुछ है ही नहीं। और इन्होंने बड़ी बड़ी उपाधियों धारण की, वर्ण व्यवस्था को संरक्षण दिया, यानी ब्राह्मण धनुआ, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सभी वर्णों का इन्होंने संरक्षण दिया। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की। जैसे मौर्यों की तुलना में प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या कम, और मौर्यों की तुलना में इनकी जो प्रशासनिक अधिकारियों की जो संख्या थी वो कम थी। इस बात का ध्यान रखिए। इसके साथ कुमारमथ या आमथ्य सर्वोच्च अधिकारी की श्रेणी में अधिकारियों को पद वंशानुगत होना तथा एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग पद धारण किए जाने का उल्लेख मिलता है। इसके साथ इनके शासनकाल में कुमारमथ, इनके शासनकाल में मैं लिख दूं कुमारमथ
या अमत्य सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी क्या कुमारमथ और आमथ क्या सर्वोच्च अधिकारी का इसका क्या एक उल्लेख मिलता है। अब आगे देखिए इसके बारे में, मौर्यों की तुलना में करों की संख्या कम, और इस बात को भी आप ध्यान से आगे देखिए इसकी क्या जानकारी मिलती है। और ये जो पद होते हैं वंशानुगत पद, वंशानुगत 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 पद पद साथ ही एक ही व्यक्ति द्वारा भिन्न 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 पद दिए, भिन्न भिन्न पदों पर नियुक्त थे, पदों पर नियुक्त थे, पदों पर नियुक्त थे। इसको भी हम नोट कर लीजिए। कुल मिलाकर मैं यही करना चाहता हूँ कि जो विष्णुगुप्त था ये गुप्त वंश का अंतिम शासक था। इसने उत्तर भारत के क्षेत्र में काफ़ी लंबे तक शासन किया। इसके शासनकाल में दक्षिण भारत के जितने भी शासक थे उन्होंने क्या अधीनता को स्वीकार किया। इसके साथ ये गुप्तों को समय समय पर क्या नजराना देते थे, जरूरत पड़ने पर सैन्य मदद भी देते थे। कुमारत्स्य या अमत्स्य सर्वोच्च अधिकारी होता था, पद वंशानुगत होता था, साथ ही एक ही व्यक्ति द्वारा विभिन्न विभिन्न पदों पर नियुक्ति थे। इस बात का भी आप जो है विशेष रूप से जो है आप ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आगे देखिए, ठीक है। संधि विग्रह युद्ध एवं शांति का रात्रि है। संधि विग्रही युद्ध एवं शांति का रात्रि है, यानी महाप्रतिहार राज्य महल का संरक्षक है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके साथ मैं कुछ और पद लिखा दूँ। देखिए दोस्तों, इसके साथ आप गुप्त वंश में कुछ और पदों को जान लीजिए। संधि विग्रह युद्ध एवं संधि का अधिकारी होता था। संधि वित्री मैं लिख दूँ, मैं इसको जो है मिटा कर इसको लिख दूँ, या मैं लिख दूँ संधि वित्री मैं लिख दूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं अगर लिख दूँ संधि विग्रह संधि विग्रह जो संधि विग्रह था ये क्या संधि विग्रह युद्ध एवं शांति का अधिकारी था। इसके साथ अधिकारी था। उसके साथ आप आगे जो है कॉमन कैसे लिख सकते हो। उसके बाद था महाप्रतिहार राजमहल का संरक्षक। महाप्रतिहार जो महाप्रतिहार था ये राजमहल का संरक्षक था, यानी ये जो था राजमहल का संरक्षक था, यानी ये जो था राजमहल का क्या संरक्षक था, यानी ये जो था राजमहल का क्या संरक्षक था। इसका जो है अब विशेष रूप से आप जो है ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देख सकते हैं मौर्यों की तुलना में करों की संख्या कब, और यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि मौर्यों की तुलना में करों की संख्या कम, यानी इसके साथ मौर्यों की तुलना में
करों की संख्या जो थी कम थी। इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आगे जानते हैं, उदाहरण के लिए भाग या उत्तरण भू स्वराज्य का को कहते थे, भाग या उत्तरण भू स्वराज्य को कहते थे। इसके साथ साथ दोस्तों आप ध्रुवाधिकरण नामक अधिकारी का संग्रहण करता था। ध्रुवाधिकरण नामक अधिकारी अधिकांशतः करों का संग्रहण करता था। इसके साथ साथ सेना घुड़सवार सेना का अधिकांशतः महत्व कुषाणों एवं शकों का प्रभाव था। दीवानी एवं फौजदारी मामलों को सुपरिभाषित किया गया था। यानी दीवानी और फौजदारी मामले, दीवानी मामले में वो जमीन या राजस्व से संबंधित मुद्दे आते थे, जबकि फौजदारी मामले में क्रिमिनल से संबंधित यानी आपराधिक मामले आते थे, जैसे चोरी डकैती लूटपाट मर्डर रेप, इस तरह की चीज़ें क्या आए। और इसको इन्होंने सुपरिभाषित किया कि दीवानी मामले में कौन होगा, फौजदारी मामले में किन किन को मुद्दों को शामिल किया जाएगा। इसका भी विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आ जाता है दोस्तों प्रशासनिक विभाजन। और प्रशासनिक विभाजन को जानने से पहले सबसे मैं पहले आप लोग कहूँगा कि इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए मैंने जो है ना आपके लिए एक क्लास नोट्स तरह के एक मैंने तैयार किया है, क्योंकि ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको नेगलेक्ट ना करें और इसको जो है आप ध्यान दें। उसके बाद मैं इरेज करके जो हूँ मैं क्योंकि विष्णुगुप्त जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस वजह से जो है मैंने जो है ये सारी चीज़ें इतना आपके लिए लिखवाया है, ताकि यदि विष्णुगुप्त के बारे में यदि पेपर में कुछ चीज़ आपको पूछ दे तो आप आसानी से जो है क्या इसके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ों को लिख सकें। इस वजह से मैंने ये सभी चीज़ों को हमने लिखवाया है। ठीक है, चलिए अब जो है मैं 2 मिनट में फटाक से इसको जो है इरेज कर दे रहा हूँ। अब उसके बाद गुप्तों के प्रशासनिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, ताकि जो गुप्त थे उनका किस तरह से प्रशासनिक विभाजन इनका हुआ था इनके शासनकाल में। तो देर न करते हुए वीडियो को जो है हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। और मैं आप लोग को बता दूं डेली जो है शाम 7 बजे यूपी बोर्ड की कक्षा 12वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए लाइव क्लास चलाई जाती है। आप हमारे साथ हमारे सेशन में जुड़ सकते हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे द्वारा बताई गई सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि चीज़ें ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। अब चलिए इसको मैं फटाक से मैं इरेज कर दूँ आप लोग के लिए। चलिए 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 ठीक है, चलिए 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 इसी सब तो अब जो है मैं आगे जो हूँ इनका प्रशासनिक यानी गुप्तों का जो है प्रशासनिक विभाजन, प्रांत को मुक्ति एवं प्रांत प्रमुख को उपदिक कहा जाता था। अब देखिए प्रशासनिक विभाजन कैसे, यानी इनके समय में प्रशासन कैसा था, सेना कैसे था, अधिकारी कैसे थे, अधिकारियों के क्या क्या काम होते थे, इत्यादि चीजों के बारे में हम जानते। देखिए इनके समय में जो प्रांत यानी जो राज्य था, राज्य यानी स्टेट, स्टेट इसको क्या कहते थे ये लोग, इसको 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 कर लो, इसको ये लोग युक्ति कहते थे। ये लोग क्या युक्ति कहते थे, इसको क्या युक्ति कहते थे। एवं प्रांत प्रमुख को उपदिक कहते थे। एवं ये लोग क्या प्रांत प्रमुख को प्रांत प्रमुख को उपदिक कहते थे। ये कहने का मतलब है स्टेट यानी जो आपका राज्य होता है जिसे हम प्रांत कहते हैं, इसको युक्ति कहते थे। इसको क्या गुप्तों के काल में युक्ति कहते थे। एवं इसके प्रांत प्रमुख को उपदिक कहते थे। इस दो नाम को याद रखिएगा। यानी उपदिक जो होता था प्रांत प्रमुख होता था, और प्रांत को क्या युक्तिक कहते थे। इसको जो है आप विशेष रूप से आप जो है ध्यान दीजिएगा। ये जो है आपका MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको जो है नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा और अन्य चीज़ों के बारे में विशेष रूप से बताइएगा। चलिए अब आगे देखिए। देखिए दोस्तों, एवं जिला को विषय एवं जिला परिषद को, इसके साथ साथ जो जिला होता था, जिला को विषय, जिला मैं यहाँ लिख दूँ, ऐसा शॉर्ट में लिख दूँ, मैं लिख दूँ जैसे प्रांत को क्या कहते थे, युक्ति कहते थे। जिला को
विषय कहते थे, विषय। अधिकारी को क्या कहते थे, इसको कहते थे उपदिक कहते थे, उपदिक कहते थे, उपदिक कहते थे। और इसका जो अधिकारी होता था उसको हम जो कहते थे विषयपति कहते थे, विषयपति कहते थे। इसको क्या हम विषय पति कहते थे। तो इस चीजों का आप जो है विशेष रूप से ध्यान दें। यानी प्रांत को युक्ति कहते थे, इसका जो अधिकारी होता था, इसका अधिकारी होता था, इसके जो अध्यक्ष होता था, इसका जो प्रमुख होता था, ये प्रमुख होता था, इसको क्या कहते थे उपपदिक कहते थे। जिला को विषय कहते, इसके प्रमुख को क्या विषयपति हम जो है कहते थे। इसका जो ध्यान दें, विषयपति को शासन में एक समिति सहयोग देती थी। और इसके शासन में और इसके शासन में इसके शासन में एक समिति सहयोग करती थी। ठीक है, इसके शासन में एक समिति होता था। वो समिति क्या, इसके एक समिति जो थे वो क्या सहयोग करती थी, समिति होती थी जो क्या इसके शासन में क्या सहयोग करती थी विषयपति के शासन में। जिससे नगर सृष्टि नगर के महाजन का प्रमुख, जिसमें नगर यानी सृष्टि नगर के महाजन का प्रमुख होता था। और नगर के जो नगर होता था इसको क्या कहते थे, इसको जो है सृष्टि यानी नगर को महाजन का प्रमुख कहते थे। जिसमें नगर को सृष्टि यानी सृष्टि, इसके प्रमुख को महाजन कहते थे। इसके प्रमुख को क्या हम महाजन करते थे। इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। देखिए आज जो है ना मैं आपका जो है केवल नोट्स बनवा रहा हूँ, आपका जो है नोट्स इस टॉपिक पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका केवल मैं नोट्स बना रहा हूँ। तो आज जो है कॉपी पेन लेकर बैठे रहिएगा, इन सभी चीज़ों का क्या आप जो है नोट करते हुए चलिएगा। क्योंकि देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपका शॉर्ट्स क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और MCQs और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका आप जो है विशेष रूप से आप इसका जो है ध्यान दीजिएगा। इसलिए सभी चीज़ों का मैं नोट करते हुए चलिएगा, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ इन सभी चीज़ों को। ठीक है, आप इन सभी चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। वहाँ व्यापारियों का प्रमुख, इसके बाद लिख दिए, इसके बाद नीचे लिखिए। आपका जो है मैं इसको मिटा दूँ। ठीक है, इसके साथ में आपको आप इतना जो है चीज़ों का नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद नीचे जो है लिख लीजिएगा सातवाहन व्यापारियों का प्रमुख होता था, व्यापारियों का प्रमुख होता था। इन सभी चीज़ों के लिए इन सभी चीज़ों को क्या आप जो है लिख लीजिएगा, इसका विशेष रूप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद प्रथम कुलीन प्रधान शिल्पी, प्रथम कष्ट प्रधान शिल्पी, ग्रामीण स्तर पर मल्हार, ग्रामीण पुरपाल इत्यादि के द्वारा शासन के संचालन की जानकारी मिलती है। पुरपाल रिकॉर्ड रखने वाला होता था। गुप्त युगीन समाज, ठीक है, तो ये प्रशासन में इन सभी अधिकारियों का जो विशेष रूप से जिक्र होता था। आप इसको जो है याद रखिएगा, इसको आज जो है नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए। ठीक है, चलिए ठीक है, अब चलिए देखिए। अब ग्रामीण स्तर पर मल्हार, और ग्रामीण स्तर पर यानी ग्रामीण स्तर पर मल्हार, ग्रामीण स्तर पर मल्हार होता था। अब इसके आगे देखिए,
ग्रामीण पुरपल इत्यादि के द्वारा शासन के संचालन की जानकारी मिलती है। ग्रामीण ग्रामीण स्तर पर मलहर और ग्रामीण पुरपल इत्यादि के द्वारा, और एक और अधिकार मलहर और पुरापल ग्रामीण स्तर पर मलहर और ग्रामीण स्तर पर मलहर और पुरापल ठीक है जानकारी मिलती है। अब जानिए पुरापल क्या होता है। ये क्या होता था, ये रिकॉर्ड रखने वाला होता था। यानी ये क्या जो होता था, ये जो होता था ये रिकॉर्ड रखने वाला होता था। किसका रिकॉर्ड रखता है, ये भूमि का रिकॉर्ड रखने वाला व्यक्ति होता था। ये जो होता था रिकॉर्ड रखने वाला होता था। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूं क्या, रिकॉर्ड रखने वाला, रिकॉर्ड रखने वाला ये पुरपाल होता था। इसका भी अब विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इसी हिसाब से ये जो टॉपिक है जो आपका जो नोट करने वाले था, अब इसको जो है समाप्त करते हैं। अब आगे देखिए गुप्त युगीन समाज, ये राजनीति था समाज, गुप्त युगीन समाज के बारे में जानते हैं। अब गुप्त युगीन समाज के बारे में आप जो है जानने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अब गुप्त युगीन समाज के बारे में, अब इनका समाज कैसा था देखिए। पूर्ववर्ती काल की तरह ही वर्ण व्यवस्थाएं, जाति प्रथा, छुआछूत, दास प्रथा इत्यादि का प्रचलन था। यानी पहले काल की तरह भी इस काल में जाति प्रथा, छुआछूत सारी चीजें थे। यानी इस समय भी वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य थे, छुआछूत था, जाति प्रथा, वो सारे इस काल में भी क्या था। तो यहाँ पे लिख सकते पूर्ववर्ती काल की तरह ही, पूर्ववर्ती काल की तरह ही समाज, पूर्ववर्ती काल की तरह, पूर्ववर्ती यानी पहले की ही तरह था। उसके बाद आगे आप देखिए जातियों की संख्या में वृद्धि, दूसरा लिख सकते हैं, दूसरा टॉपिक लिख सकते हैं जातियों की संख्या में वृद्धि, जातियों की संख्या में वृद्धि, जातियों की संख्या में वृद्धि। उसके साथ आप लिख सकते हैं मुख्यतः दो कारण से। अब जातियों की संख्या में वृद्धि मुख्यतः दो कारण से हुआ, यानी जातियों की जो संख्या में वृद्धि हुई ये दो कारण से हुआ। जातियों की संख्या में जो वृद्धि थी ये दो कारण से हुआ। पहला जो कारण था वो कारण था यानी विदेशियों का जाति व्यवस्था में समाहित, पहला था विदेशियों का जाति व्यवस्था में समाहित। दूसरा क्या कारण था, दूसरा जो कारण था वो दूसरा कारण ये था, दूसरा क्या कारण था, दूसरा जो कारण था वो ये था, दूसरा क्या कारण था, भूमि अनुदान के कारण बड़ी संख्या में जनजातीय समाज को भी जाति व्यवस्था में भूमि अनुदान के कारण बड़ी संख्या में जनजाति समाज को जाति व्यवस्था में शामिल किया गया। यानी ये जो दो कारण थे, देखिए सुनिएगा जरा मेरे बात ध्यान से 2 मिनट। देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो गुप्तकालीन जो समाज था उसमें क्या था, समाज क्या था, पूर्ववर्ती काल की तरह ही समाज था। जैसे कि उस समय भी वर्ण व्यवस्था था, जाति पात था, छुआछूत था, महिलाओं को, जो महिला विधवा थे उनको शादी करने का अधिकार नहीं था, बाल विवाह, सती प्रथा, ये सारी चीजें समाज में थी। ठीक है, दूसरा क्या था, जातियों की संख्या में वृद्धि। यानी इस समय मान लीजिए अगर मौर्य काल में 100 जाति थी,
इस समय क्या 500 जाति देखने को हमको मिलने लगा। अब जातियों में वृद्धि हुआ। अब सवाल आता है जातियों में वृद्धि क्यों हुआ, क्या ऐसा क्या कारण था जिससे जातियों में वृद्धि हुआ। पहला, जितने भी विदेशी थे, यानी जितने भी शक हुए, हूण हुए, इंडो ग्रीक है, जो भी आए वहाँ भारत में जब आए, जब बसने लगे, तो इनको भी क्या हमारी भारतीय जाति व्यवस्था में क्या इनको समाहित किया गया कि चलो तुम्हारी ये जाति, तुम ये काम करते हो, जिससे क्या जातियों में इनको समाहित कर दिया गया। उसके साथ साथ जब भूमि का अनुदान दिया गया, यानी भूमि का बड़े पैमाने पर बांटा गया, लोगों को दिया गया, तो इससे क्या हुआ, जो भूमि का जो अनुदान था, बड़ी संख्या में क्या जो आदिवासी हैं, आदिवासी समाज, आदिवासी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो आदिवासी समाज है, जो वनों पर निर्भर है, जो जंगलों पर निर्भर है, जो प्राकृतिक चीज़ों पर निर्भर, उनको बड़े पैमाने पर भूमि दिया गया ताकि खेती करो और हमारी तरह ही क्या जीवन का निर्वाह करो, इत्यादि चीज़ें करो। तो जब इनको भी क्या जो भूमि का अनुदान दिया, तो भूमि का अनुदान किया गया, तो बड़ी संख्या में क्या इन जनजातियों समाज के सभी लोगों को क्या जाति व्यवस्था में शामिल किया गया, इनको भी क्या जाति व्यवस्था में शामिल किया, जिससे क्या हुआ जातियों की संख्या में वृद्धि हुई। तो इस काल में जाति व्यवस्था की संख्या में वृद्धि होने का क्या ये जो है 2 कारण माने जाते हैं। ठीक है, पहला, विदेशियों का जाति व्यवस्था में समाहित होना तथा भूमि अनुदान के कारण बड़ी संख्या में जनजाति समाज को जाति व्यवस्था में शामिल किया गया। इससे क्या जातियों की संख्या बढ़ी और धीरे धीरे जैसे जैसे तकनीक आने लगा, तो जातियों में उपजाति आने लगा, जातियों में भी उपजाति आने लगा। जैसे पहले के समय में क्या था कि कोई तकनीक कम थी तो कोई एक ही जाति थी, जैसे मान लो कुम्हार था। अब क्या है, कुम्हार की तरह ही कई तरह लोग हैं। कुम्हार जो था वो मिट्टी के बर्तन जाता था, उसी में एक व्यक्ति और होता था, बढ़ई आ गया, फिर लोहार आ गया, सोनार हो गया। पहले शिल्पी जो था, पहले देखिए, पहले जो था, एक आप ऐसा समझे, पहले एक ही उद्योग था, शिल्पी था। शिल्पी का काम था शिल्प संबंधित कार्य करना। अब इसमें कई सारे जातियां आ गए, उपजातियां आ गए, जैसे कि बढ़ई हो गया, लोहार हो गया, सोनार हो गया, फिर कुम्हार हो गया। फिर कुम्हार में 2 तरह के, एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला था, एक अब स्टील लोहे के बर्तन बनाने वाला, पीतल के बर्तन बनाने वाला। तो इतने सारे क्या जाति उपजाति इसमें आने लगे। तो पहले शिल्पी एक ही था जो मूर्ति उर्ति या जो चीज़ों का निर्माण करे, तो धीरे धीरे इसमें बढ़ना है। कोई लोहे का वस्तु बना रहा है, कोई लकड़ी का बना रहा है, तो कोई सोने का बना रहा है, कोई मिट्टी का बना रहा है, तो कोई स्टील तांबे का बना रहा है। तो सबका इनमें क्या विभाजन हुआ, जिससे क्या जातियों का वर्गीकरण हुआ, जातियों का संख्या बढ़ी, इत्यादि चीजें होने लगी। इस समय क्या जातियों की अगर संख्या बढ़ी तो ये एक कारण भी माना जाता है। आप इसको भी क्या आप नोट करके लिख सकते हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चीजें क्या आपको जो है समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि चीजें जो है समझ में आ रही होंगी। चलिए, अब आगे है, आगे की चीजों को क्या हम देखते हैं। चलिए, देखिए दोस्तों, ठीक है, अब देखिए, विशेषकर मध्य प्रदेश के भूमि दान धार्मिक कारण से दान दया की जा रही थी। और ये भूमि दान विशेषकर जो था आपका मध्य प्रदेश में ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मध्य प्रदेश में ये आपको क्या ज़्यादा देखने को मिलेगा। तीसरा, इस काल में अछूतों की संख्या में वृद्धि, जैसे फाया ने भी इसका उल्लेख भी किया है। इसने चंडाल नामक जाति का उल्लेख किया है। इसके साथ साथ क्या है, इस समय तीसरा जो कारण था, कई कारण थे, कई कारणों में से एक तीसरा कारण लिखिए, कई कारणों में से तीसरा कारण लिखिए कि छुआछूत, जो छूत में कई जातियों का
फायान द्वारा उल्लेख, यानी फायान द्वारा उल्लेख, यानी छुआछूत में कई सारी जातियों का फायान द्वारा क्या उल्लेख है, यानी छुआछूत में कई जातियों का फायान द्वारा उल्लेख। जैसे एक जाति का उल्लेख होता है चंडाल, क्या है, चंडाल जाति का ये उल्लेख करता है कौन, फायान उल्लेख करता है। तो इससे भी क्या है, जातियों में वृद्धि, जातियों में वृद्धि का कारण बड़ा, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। संख्या में वृद्धि, इसके साथ चौथा अगर आप कारण लिखना चाहे तो चौथा का भी कारण लिखा है तो चौथा कारण लिख सकते हैं। चौथा कारण में अगर आप देखें, पहली बार गुप्त युगीन नारद स्मृति में जैसे मुक्ति के प्रधान का भी उल्लेख है। पहली बार गुप्त युगीन नारद स्मृति में दासों की मुक्ति का, पहली बार गुप्त युगीन नारद स्मृति में दासों के, इसको नोट कीजिएगा, इसको दासों के मुक्ति का प्रावधान, जिससे जातियों की संख्या में वृद्धि हुई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या कि इस समय तीसरा और चौथा कारण क्या, तीसरा कारण कि छुआछूत में कई जातियों का उल्लेख, छुआछूत में भी कई सारी जातियां अलग है। जैसे एक चांडाल हो गया, एक कसाई हो गया, चंडाल हुआ, कसाई हुआ, अन्य तरह की चीजों का क्या इसमें इनका उल्लेख करने जाए। पहले तो अछूत केवल एक दो लोग को माना जाए, फिर धीरे धीरे क्या बहुत से ऐसे कार्य में अछूत लोग को माना कि जो नगर की साफ सफाई करे, नगर की साफ सफाई करे, उसको भी अछूत माने जाने लगा। जो चांडाल था उसको भी माने जाने लगा। फिर कसाई, उसको भी क्या छुआछूत माने जाने लगा। अन्य बहुत से ऐसे लोग थे, इनको भी क्या छुआछूत माने जाने लगा। तो इससे क्या धीरे धीरे क्या समाज में जो है जातियों की वृद्धि हुआ। चौथा कारण क्या कि गुप्त कालीन युग में जो गुप्तों का शासन था, उस समय नारद स्मृति में दासों की मुक्ति का, यानी पहले उस समय दास थे, अपने मालिक के प्रति निर्भर थे, अपने मालिक की इच्छा अनुसार ही काम करेंगे, अपनी इच्छा अनुसार कुछ काम नहीं कर सकते, इत्यादि चीजें नहीं कर सकते। तो इसमें क्या एक धार्मिक ग्रंथ है नारद स्मृति, इसमें दासों की मुक्ति का प्रावधान किया है कि दासों को मुक्त करना चाहिए, किसी पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, सब स्वतंत्र इत्यादि ऐसे बातों को रखा गया। तो बड़े पैमाने में दास मुक्त होने लगा। जब दास मुक्त होने, इनको भी एक जाति में रखा गया कि ये भी इनका अपना एक जात होगा, मुक्त होगा। अभी इंसान है, आप भी क्या एक घरेलू जीवन जी सकते हैं, वैवाहिक जीवन जी सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी उनके लिए कुछ जाति बना कि आपका ये जात रहेगा, आप मुक्त हो रहे हैं तो आप इस तरह की कार्य करेंगे, वो सेवा देंगे। जिससे भी कि जातियों में वृद्धि हुई। तो चौथा कारण है जिससे क्या भारतीय जातियों में क्या वृद्धि हुई। आप इसका जो है देख सकते हैं, देख सकते हैं। अब आगे देखिए, ठीक है। अब देखिए, शूद्र वर्ण का धीरे धीरे कृषक समुदाय में के रूप में पहचान होगा। और पांचवा अगर कारण अगर जाने चले, जो शूद्र वर्ण थे, जो आपके जो शूद्र वर्ण थे, उनका धीरे धीरे कृषक के रूप में पहचान, धीरे शूद्र वर्ण धीरे धीरे कृषक के रूप में क्या पहचान, यानी शूद्र वर्ण का धीरे धीरे क्या कृषक के रूप में पहचान होने लगा। आप इसका जो है विशेष रूप से आप जो है इसका जो है ध्यान दीजिएगा। शूद्र वर्ण का धीरे धीरे जो है कृषक के रूप में पहचान होने लगा। अब आगे देखिए, अब जो है आगे देखिए, धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो शूद्र वर्ण को एवं महिलाओं को महाभारत, रामायण, पुराण सुनने का तथा कृषक की पूजा करने का उल्लेख मिलता है। यानी
धार्मिक दृष्टिकोण से ये देखें तो जो महिलाएं हुए, शूद्र हो गए, दास हो गए हैं, इन सबको क्या महाभारत रामायण इन सबको दास हो गए, अछूत हो गए, इनको रामायण महाभारत पुराण इत्यादि सुनने का या छूत सुनने का अधिकार, यानी महिलाओं को, शूद्र को, दासों को रामायण महाभारत पुराण जो थे इसको सुनने का अधिकार इन लोग को दे दिया गया था। इसलिए इनकी भी स्थिति थोड़ी सी सुधार होती है, भी एक कारण माना जाता है। वर्ण व्यवस्था में मौर्य काल में गुप्तकालीन समाज में, जो कि गुप्तकालीन समाज में भी एक जो है कारण माना जाता है कि आखिर जातियों की संख्या कैसे बढ़ी। आप इस सबका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो भी चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ ये सारी चीज़ें क्या ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नेगलेक्ट ना करें। मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि चीज़ें समझ में आ रही तो कमेंट करके बताइए और मैं इसको जो है एक इरेज कर दूँ। चलिए मैं आपको बता दूं, डेली शाम 7 बजे जो है मैं आप लोग के लिए लाइव क्लास चलाता हूं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप कर दें। चलिए आप डेली हमारे साथ कक्षा 12वीं का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, इतिहास हो, भूगोल हो, समाजशास्त्र हो, अर्थशास्त्र, हमारे साथ आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हो। चलिए ठीक है, आपको उम्मीद करूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब चलिए अब आगे चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो शूद्र वर्ण को एवं महिलाओं को महाभारत एवं रामायण पुराण सुनने का तथा कृष्ण की पूजा करने का उल्लेख मिलता है। अब हालांकि महिलाओं से संबंधित कृतियों का भी पूर्णतः पूर्ववर्ती काल की तरह ही इसमें भी प्रचलन था। जैसे 510 ईस्वी में एवं अभिलेख में, एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम अभिलेख मिलता है। आप देख लीजिए 510 ईस्वी में एरन ईस्वी में एरन अभी अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता अभिलेख सती प्रथा का क्या उल्लेख मिलता है। अब इसका जो है ध्यान दीजिए। ठीक है, 510 एरन अभिलेख, ये एरन अभिलेख में क्या सती प्रथा का क्या आपका उल्लेख मिलता है, क्या उल्लेख आपको जो है मिलता है। इसका जो है विशेष रूप से आप जो है ध्यान दीजिएगा। हालांकि महिलाओं से संबंधित कृतियां इसमें मिलता है। ठीक है, अभिलेख मिलता है, प्रथम साक्ष्य मिलता है, अभिलेख मिलता है, अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ये प्रथम साक्ष्य है, प्रथम साक्ष्य
यह प्रथम साक्ष्य के रूप में होता है। आप इसको जो है नोट करके रखिएगा। चलिए अब आगे देखिए, तो इस हिसाब से ये क्या जो आपका गुप्तकालीन है जो समाज है ये आपका समाप्त हो गया। अब जो है आप अर्थव्यवस्था के बारे में जानने का प्रयास कीजिए कि गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में। देखिए अब गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो गुप्त काल में भूमि दान के कारण सुदूर तटवर्ती क्षेत्रों में कृषि संबंधी ज्ञान का प्रसार हुआ और इस काल में भूमि का बड़े पैमाने पर दान किया गया, जिसकी वजह से जो सुदूर दक्षिण था, ये जो दक्षिण का ये वाला इलाका था, यहाँ पर कृषि संबंधी ज्ञान का प्रसार हुआ क्योंकि बड़े पैमाने पर भूमि का दान किया गया है। इसके कृषि संबंधी ज्ञान का प्रसार हुआ। गुप्त काल में ही अंतिम चरण में बाह्य व्यापार एवं शिल्पों की गिरावट के भी संकेत मिलते हैं और गुप्त काल के अंतिम समय में बाह्य व्यापार और शिल्पों के गिरावट के साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य जो है मिलते हैं, गिरावट के क्या साक्ष्य मिलते हैं? गिरावट के साक्ष्य मिलते हैं कि गिरावट के साक्ष्य मिलते हैं। संकेत छठी सदी के मध्य तक रोम के साथ व्यापार में गिरावट है। छठी सदी के मध्य तक रोम के साथ व्यापार में गिरावट और छठी सदी में रोम के साथ और छठी सदी में रोम के साथ व्यापार में गिरावट। छठी सदी ईस्वी में रोम के साथ व्यापार में गिरावट। छठी सदी में रोम के साथ व्यापार में गिरावट। अब आगे देखिए, फयान ने कौड़ियों के प्रचलन का उल्लेख किया है। हालांकि प्राचीन काल में सार्वजनिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने ही जारी किए हैं और प्राचीन काल में सर्वाधिक। और एक बात और जान लीजिए, प्राचीन काल में सर्वाधिक, कोष्टक में लिख लीजिए, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए? गुप्तों ने जारी किए। चलिए ठीक है, अब इस हिसाब से क्या इस सेशन को समाप्त करते हैं। चलिए आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया। ऐसे किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए, चाहे आपका इतिहास हो, भूगोल हो, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और हम पढ़ते हुए चलेंगे, साथ में आपका नोट्स बनाते हुए चलेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।